कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज वन शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम मानव जनन को पूरा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सारा कुछ जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना। बिल्कुल एक कॉर्नर पे बैठ जाओ अपनी कुर्सी पे और लीड लगा करके या फिर लीड हटा करके कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ बस, है ना। मतलब लिखना शुरू हो जाए गजब तरीके से। और भी हमारे वन शॉट वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी वन शॉट वीडियो। और क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वहाँ पर भी एक प्लेलिस्ट है, क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी जो प्लेलिस्ट हैं इनकी जो आई बटन पर लिंक आपको वीडियो के लास्ट में दी जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का जो चैप्टर है, वन शॉट है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग पढ़ते क्या हैं? हम लोग जनन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जीवों में जनन पढ़े थे तो तो जनन के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। और जो मानव में जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऐसे जनन को बोलते हैं जिसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। बताओ, इसको बोले थे ना, लैंगिक जनन जिसकी होती है उसकी तो शादी होती है, खाना खाने को मिलता है, नर अलग होता है, मादा अलग होती है, फिर दोनों को मिलाने के लिए शादी कर दी जाती है ना। उससे पहले जो आपस में मिल जाते हैं, जो रिलेशंस में रहते हैं, वो भी, है ना, जनन होता है तो बच्चे पैदा होते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें हम लोग जनन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, नर जनन तंत्र। फिर यहीं पे हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर आर्तव चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतने टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहीं पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो मनुष्य होता है वो सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी होता है। सजीव प्रजक होता है या जरायुज प्राणी होता है। जरायुज मतलब कि जो अंडे वगैरह देता है ना। सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी होता है मनुष्य। ठीक है, अब देखो, जो मनुष्य होता है इसमें हमने बोला मनुष्य में एक चीज़ समझते हैं। मनुष्य कैसा होता है? नर और मादा अलग अलग होता है, यानी कि जो एक मनुष्य है उसके अंदर क्या दो लिंग हैं? तो आपने बोला नहीं भैया, कि उसके अंदर सिर्फ एक लिंग होता है। जैसे मैं हूं तो क्या मेरे अंदर नर और मादा दोनों हैं? नहीं, मैं सिर्फ नर हूं, यानी कि मैं एक लिंगी हूं। तो इसी तरह जो मनुष्य होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी बोले तो यूनिसेक्सुअल, है ना। और यूनिसेक्सुअल होते हैं एक लिंगी। तो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक मतलब मनुष्यों को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है नर, एक होता है मादा। ठीक है, नर में नर लिंग होता है, मादा में मादा लिंग होता है। नर में नर जनन तंत्र होता है, मादा में मादा जनन तंत्र होता है। नर के अंदर क्या होता है? नर के अंदर वृषण पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। और जब वृषण पाया जाता है तो क्या बनता है नर के अंदर? नर के अंदर बनता है शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म। और मादा के अंदर क्या पाया जाता है? तो मादा के अंदर मादा जनन तंत्र में अंडाणु पाया, वो अंडाशय पाई जाती है, सॉरी, अंडाशय। और इसी अंडाशय से किसका निर्माण होता है? तो वो निर्माण होता है अंडाणु का, जिसको बोलते हैं ओवम का, है ना। यहां से एक आपसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए, यौनवारंभ अवस्था होती है, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, यौवनारंभ अवस्था जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? होंगे ना, तो तुम तो जवान हो गए हैं। तो ये जवान होना क्या होता है?
प्यूबर्टी लोगों की तब आती है जब उनके अंदर युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। युग्मक क्या होते हैं? जैसे नर है, शुक्राणु बन रहा है, तो ये शुक्राणु क्या हुआ? ये है नर युग्मक। और अंडाणु बन रहा है, यानी कि ये क्या है? तो ये है मादा युग्मक। तो प्यूबर्टी क्या होती है, यौनवारंभ क्या होती है? कि जब लड़के के अंदर युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। नर के अंदर नर युग्मक बनने लगता है और मादा के अंदर मादा युग्मक बनने लगता है। तो इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी, इसी को बोलते हैं यौवनारंभ। ठीक है, तो प्यूबर्टी आप लोग समझ गए, प्यूबर्टी क्या होता है। तो जो नर होता है, कौन? नर, उसकी प्यूबर्टी बोली जाती है 9 से 14 साल। 9 से 14 साल के बीच में नर की, इसको मेल है, मेल की प्यूबर्टी कितनी है? मेल की प्यूबर्टी है 9 से 14 साल, यानी कि 9 साल का जो बचवा रहता है और जो 14 साल का होता है, 9 से 14 साल के बीच में उसकी यौनवारंभ की अवस्था हो जाएगी। इसके बीच में होता क्या है? होता क्या है यौनवारंभ में? क्या होता है यौनवारंभ में? सबसे पहला होता है युग्मक निर्माण, है ना। नर है तो नर युग्मक, मादा है तो मादा युग्मक, युग्मक निर्माण होता है। फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षण का द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का भारी होना, आपके बुद्धि का विकास होना, आपकी मसल्स गेन करना, है ना, और बाल वगैरह आना। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंदर। तो ये होता है किसके अंदर? यौनवारंभ अवस्था के अंदर। और जो मादा होती है ना, जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी कब आती है? तो 8 से 13 साल के बीच में फीमेल के अंदर भी प्यूबर्टी आ जाती है। फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर जैसे पहला तो हुआ युग्मक का निर्माण, यानी कि अंडाणु का निर्माण होने लगा, ओवम बनने लगा। और युग्मक के निर्माण के साथ, समझना, युग्मक के निर्माण के साथ साथ आवाज़ का पतलापन होना, बालों का शाइनिंग करना, है ना, चेहरे में दाग धब्बे आना, चेहरे में जो पिंपल्स वगैरह आते हैं, सब प्यूबर्टी के कारण ही आते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है। ऐसे करके प्यूबर्टी जब होती है तो ये सारी चीज़ें आती हैं। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो कहते हैं ना, गुस्सा एक एज तक आता है। अब आपकी मम्मी और पापा को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब उनकी प्यूबर्टी वाली एज रही होगी तब खूब गुस्सा आते होंगे। खाना इसे फेंक देते, फाट, खाना नहीं खाएंगे। डेली भिंडी की सब्जी बनती, डेली दाल बनती, नहीं खाएंगे खाना। लेकिन जब आपकी शादी वादी हो जाएगी ना, प्यूबर्टी खत्म होगी ना, तो वही जो खाना आपका बचवा खा के छोड़ देगा ना, उसे उठा खा लोगे कि अरे रहने दो, मत बनाओ, बनाओगी तो गैस लगेगा, गैस लगेगी, पैसा का, फिर सबसे सोचने लगोगे, उसे खा लोगे। हाँ, आज नहीं खा लेते हैं। है ना, ऐसे ही होता है। तो अब देखते हैं मानव के अंदर क्या होता है। देखो, मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है, हमको पता है कि तो देखिए, मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? लैंगिक जनन की घटनाएं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, पढ़ें। चलिए, यहाँ से तो ये मिट गया। तो दोस्तों, सबसे पहले लैंगिक जनन की घटनाओं में सबसे पहली घटना क्या होगी, आप मुझे बताओ। जनन कब होगा? जब युग्मक बनेगा, जब शुक्राणु बनेगा, अंडाणु बनेगा, तभी तो भाई जनन होगा, तभी तो बचवा पैदा होगा। नहीं तो जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। जनन क्षमता मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता को कहते हैं जनन क्षमता। तो जनन, लैंगिक जनन की पहली घटना क्या होगी, यानी कि पहला पॉइंट बताओ। वो होगा युग्मकों का बनना। युग्मक क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक, मैंने बताया अभी। तो इसमें क्या होगा? पहली फेज में, पहली घटना में होगा युग्मक, युग्मक जनन, जिसको बोलते हैं गैमीटो जेनिसिस।
युग्मक जनन, ये 3 घटनाएं होती हैं। एनसीईआरटी में आपका दूसरे तरीके से मेंशन किया है। एक सेकंड, मैं एनसीईआरटी भी दिखा देता हूं। लैंगिक जनन की 3 घटनाएं इसमें देखें। हाँ, इसमें क्या होता है, युग्मक जनन, युग्मक जनन दोनों के अंदर हो गया, फिर हुआ निषेचन, है ना। और निषेचन के बाद इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद क्या होता है, गर्भधारण, गर्भधारण, फिर भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब होता है निषेचन के बाद की घटना होती है। और फिर होता है प्रसव। है ना, इसमें प्रसव भी लिख देना, डिलीवरी यानी कि बच्चा बाहर निकलना। 3 घटनाएं होती हैं यार, इसमें तो लिखा ही नहीं किताब में भी, मुझे लगा लिखा होगा। है ना। एक जब मैं पिछले साल मानव जनन पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि निषेचन की 3 घटनाएं होती, एक निषेचन पश्च घटना, है ना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन से जो पहले की घटना होती है वो होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का बनना। कौन से युग्मक, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। तो देखो यहाँ पे समझो, पहले इस जगह पर समझो, अभी हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में अब, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, देखो एक नर है, क्या है, एक नर है, एक मादा है। अभी ये छोटे छोटे बच्चे थे, क्या थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये बचवा नर जो है वो हुआ 15 साल का और मादा हुई 14 साल की। अब इन दोनों की शादी हो गई, ऐसे होती नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बस। इन दोनों की शादी हुई तो हमें पता है नर के अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु बन रहा था, और मादा के अंदर मादा युग्मक यानी कि अंडाणु बन रहा था। बन रहा था कि नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भैया, ऐसे काम चलेगा नहीं भाई, दिक्कत हो जाएगी, है ना। बना। अब इनकी क्या हुई, इनकी हुई शादी, शादी हुई। तो जब शादी हुई तो क्या हुआ, इनके बीच में मैथुन की क्रिया हुई। क्या हुई भाई, ऐसा ही है ना। हाँ, मैथुन की क्रिया हुई, जिसको कॉपुलेशन, है ना, जिसको मतलब बोलते हैं कि इनके बीच में हुआ। जब ऐसा कुछ हुआ तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले। कहाँ पर मिले, तो वो मादा के, मादा के फैलोपियन नलिका में मिले। कहाँ पर, मादा के फैलोपियन नलिका में मिले, ठीक है, मादा के फैलोपियन नलिका में मिले। इसीलिए क्या बोलते हैं, मनुष्य के अंदर पूछा जाए कौन सा निषेचन होता है, तो इसके अंदर होता है अंतः निषेचन। कौन सा निषेचन होता है, तो मनुष्य के अंदर अंतः निषेचन होता है, इनर फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इनर फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ, शुक्राणु और अंडाणु हुआ, शादी हुई, शादी के बाद क्या देखने को मिला भैया, आपस में क्रियाएं हुई, है ना। जब क्रिया हुई तो निषेचन हो गया। निषेचन का मतलब क्या होता है, निषेचन को समझो पहले। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन उस क्रिया को बोलते हैं जब शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं, तो आपस में मिलते हैं, उसी को बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन हुआ, जब निषेचन हुआ तो यही निषेचन से क्या हुआ, भ्रूण बना, और यही भ्रूण आगे जा करके शिशु बना दिया। क्या बना दिया, शिशु बना दिया। और कब डिलीवर हुआ, ये प्रसव में डिलीवरी हुआ, 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन के बाद ये शिशु बाहर निकला। बाहर निकला, दुनिया को देखा, मोबाइल गेम खेलने लगा, फिर लोगों को गाली बकने लगा, फिर यही शिशु धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। और यही शिशु बड़ा होकर के आप बन गए हो जो आज यूट्यूब पर क्लास देख रहे हो, वो भी बायोमन की, है ना। और ऐसे करके बच्चा बनता है।
अब आपको पता है कि मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। इधर भी क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब युग्मक जनन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और शुक्राणु में केवल 23 क्रोमोसोम जाते हैं, अंडाणु में केवल 23 क्रोमोसोम जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम शुक्राणु से, 23 क्रोमोसोम अंडाणु से, टोटल 46 क्रोमोसोम वाला भ्रूण बन रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमारे लक्षण हमारे माता और हमारे पिता से मिलते हैं। तो ये होता है लैंगिक जनन के अंदर, ये सारी होती है क्रिया। समझ गए? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसको देख लो जल्दी से, इसको मिटा दो अब। ठीक है, मिटाता हूं, चलिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमको नर जनन तंत्र आखिरकार होता कहाँ पे है? नर जनन तंत्र जो पेल्विस रीजन होता है, पेट जो होता है, जो छोटी आंत हो, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत, उसके जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है, हड्डियों के बीच का भाग है ना, उसको बोलते हैं पेल्विस, पेल्विस रीजन। हिंदी में बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र। तो नर जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। क्या होता है? श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। अब इस नर जनन तंत्र के अंदर होता क्या क्या है, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले इसमें मेन होता है एक जोड़ा वृषण। क्या होता है? एक जोड़ा वृषण, है ना, एक जोड़ा वृषण, जिसको बोलते हैं अपियर ऑफ टेस्टिस, है ना। वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है एक जोड़ा सहायक नलिका, जिसको बोलते हैं असेसरी डक्ट। क्या होती है? एक जोड़ा सहायक नलिका, है ना, इसको बोलते हैं असेसरी डक्ट। अब इसमें सहायक नलिका कई होती हैं, है ना, एक जोड़ा होती है सहायक नलिका। सहायक नलिका कितनी होती है? 4 सहायक नलिका होती हैं। एक सेकेंड, 4 सहायक नलिका होती हैं। पहले को बोलते हैं रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया। सबसे पहली कौन सी है? वो है रेटेटेस्टिस। लिखो मेरे साथ, रेटेटेस्टिस। दूसरी कौन सी है? तो वो है वासा इफ्रेंसिया। दूसरी क्या है? वो है एपिडिडाइमिस। और तीसरी क्या है? वो है वासा डिफरेंसिया। ठीक है, तो पहली हुई कौन सी? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया। अभी समझ में नहीं आएगा ये, जब इमेज बनाऊंगा तब पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा टेस्टिस, दूसरे में सहायक ग्रंथियां, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सहायक ग्रंथि भी होती हैं, ये सहायक नलिका हैं। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद सहायक ग्रंथि भी होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको एससरी ग्लैंड बोलते हैं। एससरी ग्लैंड कितनी होती हैं? तो जो एससरी ग्लैंड होती हैं वो 3 ग्लैंड होती हैं। पहली सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर। क्या होती हैं? इनको कहाँ लिख दूं? इनको इधर लिख देता हूं। सेमाइनल वेसिकल, फिर दूसरी होती है काउपर, काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक सेकेंड ना, तो क्या देखने को मिला कि यहां पर
सेमाइनल वेसिकल पाया गया, काउपर ग्लैंड पाई गई, और सबसे नीचे यहाँ पे पाया गया प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन तीनों ग्लैंड का नाम भी हमें याद रखना है। इसके बाद जो पाया जाता है उसको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रियां। 4 नंबर पे होता है नर जनन तंत्र में बाह्य जननेंद्रियां, जननेंद्रियां, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइला। एक्सटर्नल जेनेटाइला। एक्सटर्नल जेनेटाइला क्या होता है? ये बाह्य जननेंद्रियां होती हैं जो बाहर का, मतलब जो शरीर के बाहर का पदार्थ मतलब चीजें होती हैं नर जनन तंत्र के अंदर, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइला। अब ये नाम आपको याद करने हैं, अपने कॉपी में इनको लिखना है। क्या करना है? इनको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले टेस्टिस याद करने, जो वृषण जो बाहर लटके हुए होते हैं दो, वो होते हैं टेस्टिस। इसके बाद सहायक नलिका याद करनी है, एसेसरी डक्ट याद करनी है, रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसिया। इसके बाद आपको सहायक ग्रंथि याद करनी है, एसेसरी ग्लैंड याद करनी है, सेमाइनल वेसाइकल, काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। 3 ग्लैंड। अभी इमेज बनाऊंगा ना, सब दिखाऊंगा कि देखो भाई ये तो यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे है, ये सब दिखाऊंगा बिल्कुल डिटेल से। इसके बाद क्या याद करनी है? बाह्य जननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनेटाइला। तो अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं इमेज बना करके इन सभी को दर्शाता हूं कि ये सब कहां पर पाए जाते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में हम सबसे पहले इसको मत देखिए, जो नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाए हैं वही नाम इन सभी में लिखा हुआ है। अभी ऐसे देखोगे भूल जाओगे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, टहलते रह जाओगे यहाँ वहाँ। सबसे पहले देखो, जो नर जनन तंत्र में जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है वो होता है वृषण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ नर जनन तंत्र, पढ़ रहे हैं, नर का जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है? तो वो होता है वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। वृषण क्या होता है? जो शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है। अब आपको पता है जो शरीर के बाहर वृषण लटका हुआ होता है वो एक मतलब थैली नुमा संरचना में भरा रहता है। बताओ, जैसे कोई थैली में अंदर है कुछ और ऊपर से थैली बनी हुई है, ऐसा तो है नहीं उसके अंदर जो भी कुछ हो रहा होता है वो आपको दिख रहा होता है, वो या तो नीचे गिर जाता है, ऐसा तो होता नहीं। तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में वो बंद रहता है और उसी पाउच को बोलते हैं स्क्रूटम। क्या बोलते हैं? उसी पाउच को बोलते हैं स्क्रूटम, वृषण कोश। इसके ऊपर जो कोश होता है, जो ढकना होता है, उसको बोलते हैं वृषण कोश। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रूटम। दो वृषण होते हैं, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट टेस्टिस एक राइट टेस्टिस। लेफ्ट और राइट टेस्टिस के बीच में एक लाइनिंग होती है, कभी गौर से देखना। उस लाइनिंग को बोलते हैं रैफे। क्या बोलते हैं? रैफे। अब देखते हैं वृषण के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। एक जोड़ा वृषण के बाद मैंने बताया कि एक जोड़ा सहायक नलिका पाई जाती है, एसेसरी डक्ट पाई जाती है। अब एसेसरी डक्ट के बारे में सबसे पहले वृषण देखते हैं। तो देखो ये वृषण है, ये वृषण जैसे ऐसे है तो वृषण का बाहरी जैसे हम देख लेते हैं कि ये एक टेस्टिस है, ये बाहरी संरचना है। अब इसकी कवर को हटाते हैं और अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसकी बाहरी कवर को हटाया, अंदर देखा। अंदर देखने से ये मिला कि भैया एक वृषण के अंदर इस तरह करके देखो, ये एक कमरा दिख रहा है ना, एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरा, 6 कमरा, ऐसे कमरे पाए जा रहे हैं। तो इस वृषण के अंदर कुछ मतलब टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जा रहे हैं, है ना, कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और ये कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो ये लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक वृषण के अंदर। किसके अंदर? तो एक वृषण के अंदर लगभग ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल के नाम से जानते हैं, ये लगभग 250 होते हैं। ठीक है, तो 250 कंपार्टमेंट इस वृषण के अंदर पाए जाते हैं। तो
यहाँ पे क्या था कि मैंने बोला ये जो कमरे होते, सबसे पहले समझो कि वृषण है। वृषण मतलब तुम्हारा घर समझ लेते हैं, और तुम्हारा घर छोटा मोटा घर नहीं है, बहुत बड़ा सा घर है। उस घर के अंदर 250 कमरे हैं। कितने कमरे? 250 कमरे। अब इतने ढेर सारे कमरे, उन कमरों का नाम रखोगे ना, तो उन कमरों को तुमने बोला कि भैया ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैं। क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैं, ये याद रखना। हिंदी में क्या बोलते हैं यार इसको? हिंदी में बोलते हैं वृषण पालिका है ना? क्या है? वृषण पालिका है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैं। कितने? 250। अब तुम कुछ भी मेंशन कर लिए, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, 2 3 4 करके, तो ऐसे ही वृषण में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं। अब भाई कमरा है तो कमरे के अंदर कुछ सामान भी रखोगे, तो कमरे के अंदर जो सामान रखा होता है उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार? ये हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा कहाँ लिखा हुआ है भाई? समझना, यही समझने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका। इस ट्यूब्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं शुक्र जनन नलिका, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर पाया गया? आपके कमरे के अंदर। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में देखते क्या क्या पाया जाएगा। इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। पहली, शुक्र जनन कोशिकाएं। कौन सी? शुक्र जन कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड सेल। कौन सी? स्पर्मेटिड सेल। स्पर्मेटिड सेल, पहली चीज। आपने कमरा बनवाया है ना, कमरे में तुम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बिछा दिए, रख दिए, चटाई बिस्तर रख दिए, तो तुमने रखा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? पहली हुई आपकी शुक्र जनन कोशिका, और दूसरी हुई आपकी सार्टोली कोशिका, सार्टोली सेल। इसको लिख लो, शुक्र जनन कोशिका, सार्टोली कोशिका, ठीक है। अब तुम्हारा कमरा जो है, उस कमरे में सामान रखो तो कुछ ना कुछ जगह खाली बचेगी। क्या बचेगी? जगह खाली बचेगी। और उस जगह को बोलते हैं, यहां पे ये जो जगह बच रही है, इस जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको बोलते हैं अंतराली अवकाश, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो अंतराली अवकाश होता है, यहां पर लीडिंग सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल? लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। तो यार हम एक चीज बोल सकते हैं कि नहीं, कि जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होता है, उसके अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर। कौन कौन सी? स्पर्मेटिड सेल, सार्टोली सेल और लीडिंग सेल। 3 कोशिकाएं पाई गई। इनका काम क्या देखते हैं। जो ये शुक्र जनन कोशिका होती है, स्पर्मेटिड सेल होती है, ये तो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? ये स्पर्म को बढ़ाती है, ठीक है। जब ये स्पर्म को बढ़ाती है, बनाएगी, तो जब स्पर्म बनेगा तो उसको खाना भी तो चाहिए, किचन भी तो होना चाहिए। तो सार्टोली सेल क्या करती है? स्पर्म को भोजन प्रदान करती है। जो स्पर्म बन जाता है, कमरे में बनेगा, टहलेगा यहाँ वहाँ, तो सार्टोली कोशिका बोलेगी आजा बाबू खाना खा ले, है ना। अब स्पर्म कैसे बाहर निकलेगा, अंदर निकलेगा? उसके लिए हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा। तो यहां पर ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस का काम करती है, वो करता है लीडिंग सेल। कौन सा सेल? लीडिंग सेल। शुक्राणु कब बन रहा है, यहाँ पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स आता है, तो वो लीडिंग सेल पर काम करता है। फिर लीडिंग सेल स्पर्मेटिड सेल को बढ़ाता है ताकि शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लीडिंग सेल के अंदर क्या होता है? एलएच हार्मोन्स और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी स्रावित होता है। इसके अंदर 2 हार्मोन स्रावित होता है। एक होता है एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस क्या यार, स्पेस नहीं है, वही तो गलत हो गया। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग
हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे दो दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। दो को हार्मोन्स होंगे कहाँ पे? लीडिंग कोशिका के। सर्टोली कोशिका भोजन बनाएगी, स्पर्मेटिड सेल शुक्राणु का निर्माण कर देगी। बना शुक्राणु। अब देखो शुक्राणु इसमें बन गया, अब ये आगे जाएगा, अब कमरे से आगे बाहर निकलेगा। आपके कमरे में दरवाजा लगा होता है, तो दरवाजे से जब बाहर निकलेगा तो एक चीज का साधन होगा, वो साधन है रेटेटेस्टिस। नंबर 1 याद करो, रेटेटेस्टिस मैंने बताया ना, बताइए याद करो, याद करो। हिंदी में बोलते हैं वृषण जालिका। क्या बोलेंगे? वृषण जालिका। रेटेटेस्टिस में शुक्राणु निकला। अब क्या करेगा? अब ये जो स्पर्म बना है रेटेटेस्टिस से हो करके देखो आगे फिर एक नलिका मिलती है। रेटेटेस्टिस के बाद मैंने आपको बोला मिलता है वासा इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंस 2 नंबर, याद करो 2 नंबर। वास इफ्रेंस, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिका। तो शुक्र वाहिका में शुक्राणु चला जाता है। अब देखना ये बाहर कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल से रेटेटेस्टिस से हो करके वासा इफ्रेंसिया में जाता है, और वासा इफ्रेंसिया से जाता है एपिडिडाइमिस में ठहरता है। जैसे आप लोग बहुत दूर के लिए ट्रैवल करने जाते हो, खाना पीना ले करके एक जगह पर रुकते हो, खाना पीना खाते हो फिर चलते हो, तो शुक्राणु भी गया वहां पे रुका, खाना पीना खाया फिर चला, तो जहां पे रुका उसको बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। 3 नंबर, 3 नंबर मैंने बताया था आपको, 3 नंबर है ना, एपिडिडाइमिस अधिवृषण। देखो भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अधिवृषण से फिर शुक्राणु चला, ये एपिडिडाइमिस का हेड पोर्शन हुआ, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो टेल पोर्शन हुआ, पूंछ वाला भाग हुआ। फिर शुक्राणु जब वहां से चला तो फिर एक नलिका होगी, उस नलिका को बोलते हैं शुक्र वाहक, वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? ये वाहिका है ना, ये वाहिका पतली नली है। वाहिका मतलब पतली है ना, वाहक मतलब मोटी नली। मतलब शुक्राणु जब कच्चे रास्ते से आता है तो उसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया शुक्र वाहिका, और जब पक्के रास्ते सीधे धड़ाधड़ भागता है तो उसको बोलते हैं शुक्र वाहक, वासा इफ्रेंसिया। अब क्या होता है? वासा इफ्रेंसिया से नली से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है, ये यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे बैरियर लगा होता है, बैरिकेड लगा होता है। जैसा सेम प्रोसेस इधर हो रहा है वैसा सेम प्रोसेस इसके अंदर भी हो रहा है। अब ये आपको समझना है, ठीक है? बिल्कुल सेम प्रोसेस है उधर भी। फिर बैरिकेड पर रुका, तो कौन रोका? वहां पर एक बैरियर लगा था, क्योंकि वहां पर एक सीमा थी। कौन सी सीमा थी? वहां पर यूरेनरी ब्लेडर के पास पहुंच चुका था, है ना, बोलते हैं ना मूत्राशय, मूत्र की थैली के पास पहुंच चुका था। ये होती यूरेनरी ब्लेडर। यूरेनरी ब्लेडर के बाद रोका गया, भाई कहां तू चल दिया, कौन है तू? तो बताता है कि आई एम अ स्पर्म एंड मैं जा रहा हूं आगे की तरफ। अच्छा, सबको चेक करते, अच्छा है, तो सब में क्या करते, सबको चेक करने के लिए उसमें कुछ मिला देते हैं। कौन मिलाता है? पुलिस वाले। बैरिकेड जो लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला ना सेमाइनल वेसाइकल होता है। बताइए, सेमाइनल वेसाइकल जिसको बोलते हैं शुक्र, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे यार? इसमें होगा बुक में आपके, शुक्राशय। इस जो ग्रंथि होती है, अब ये ग्रंथि हो गई, कौन सी? अब ये ग्रंथि हो गई, सेमाइनल वेसाइकल को बोलेंगे शुक्राशय। ठीक है, तो हमारे पास कितनी शुक्राशय मिली? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अपेयर ऑफ एसेसरी डक्ट। किसकी? एसेसरी डक्ट। अब देख रहे हैं अपेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी देखा था? सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर, यानी कि ए प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, जिसको काउपर ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सेमाइनल वेसाइकल मिली, दोनों तरफ से चेक हुआ, सेमाइनल वेसाइकल ने अपना जो भी बना के रखा था सामान उसको डाल दिया, तो शुक्राणु ज्यादा का हो गया, है ना। अब ये सीमेन बनने लगा, जिसको वीर्य बोलते हैं, वीर्य बनने लगा। फिर यहां से आगे बढ़ा, ये रास्ते पे मुड़ा, फिर यहां से इधर वाला भी आया, फिर दोनों साथ में आगे बढ़े। साथ में आगे बढ़ रहे तो फिर यहां पर एक मतलब वो था, थाना था, स्टेशन, पुलिस स्टेशन था, और उस पुलिस स्टेशन का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये देखिए, ये दूसरे नंबर की ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड थी। प्रोस्टेट ग्लैंड ने चेक किया सारा कुछ सही है ना, कोई टॉक्सिक चीजें तो नहीं चली जा रही हैं कि पता चले यूरिन भी उसमें मिस गया, है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड थी।
अब देखिए सब सही हुआ। तो अब तीसरे नंबर पे जो ग्लैंड आती है ये प्रोस्टेट के जस्ट नीचे लगी होती है, जो रास्ता साफ करती है। इसका काम होता है जो भी ये स्राव निकालती है उससे आगे का उसका रास्ता जो होता है वो साफ होता है ना। क्योंकि हम यूरिन को जाते हैं, जब हम यूरिन को जाएंगे तो एसिडिक रहेगा चीज़ें, है ना। यूरिनरी ट्रैक क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। एसिडिक रहेगा तो स्पर्म वैसे चलेगा, लुढ़क के टकरा गिर जाएगा, सही से दौड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए इसको रास्ते को साफ करने के लिए एक सफाई कर्मी होता है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, जो 3 नंबर पे है। ये देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये भैया रास्ता को साफ कर देता है जिससे स्पर्म बाहर निकल जाता है। और जब ये स्पर्म बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं सीमेन, हिंदी में बोलते हैं वीर्य। ठीक है। जिस नली से स्पर्म और मूत्र बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। हिंदी में बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा को बोलेंगे मूत्र मार्ग। ठीक है। अब बोलोगे कहाँ देख रहे हो हिंदी में, हिंदी में ये देखो इसमें से देख रहा हूँ, एनसीईआरटी है अपनी, है ना। अब देखो जो आगे का भाग होता है जहां पे यूरेथ्रा होता है, ये देखो ये आगे का भाग है। इस आगे के भाग को बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। और पेनिस के अंदर क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती, तभी आप देखो वो कठोर हो जाता है ना। इसलिए क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। वहां पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। ये देखो मैंने इसको लाल कलर से इसीलिए बनाया। और जो पेनिस के आगे का जो उभरा हुआ भाग होता है जिसको शिश्न मुंड के नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। हिंदी में बोलेंगे अग्रच्छद, अग्रच्छद, है ना, जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो ये थी भैया इसका खेल। लीडिंग सेल देखो, अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, यहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन्स को संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ अन्य कोशिका भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। ये हुआ लीडिंग सेल। अब आप क्या करेंगे, यदि आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहां पर जो स्पर्मेटिड सेल है इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया सेल भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज और समझना है यहां पे, क्या समझना है, एक सेकेंड ना। हाँ, जो ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। और हाँ, जो सीमेन होता है, सीमेन के बारे में समझ लेते हैं। जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, उसका पीएच कितना होता है, तो 7.3 से 7.5 उसका पीएच होता है। 7.3 से 7.5 क्या होता है, पीएच होता है। किसका, सीमेन का। सीमेन के अंदर किसका किसका स्राव होता है, क्या क्या चीजें मिला करके वो सीमेन बनता है। सबसे पहले स्पर्म, इसके बाद सेमाइनल फ्लूइड, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड और एक बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड प्लस स्पर्म मिला करके बनता है सीमेन। सीमेन हम कम कहेंगे तब जब ये तीनों ग्रंथियों का स्राव और शुक्राणु मिलेगा तब हम उसको बोलेंगे सीमेन, यानी कि वीर्य। अब जब एक बार में एजाकुलेशन होता है, एक बार जब सीमेन बाहर निकलता है तो कितना होता है, वो लगभग 3 से 3.5 ml होता है ना। पर एजाकुलेशन सीमेन 3 से 3.5 ml होता है। एक बार जब एजाकुलेशन होता है ना, शरीर से सीमेन बाहर निकलता है तो क्या होता है, उसमें 3 से 3.5 ml सीमेन बाहर निकलता है। और उसमें यदि शुक्राणु बोला जाए तो 50 से 150 मिलियन पर ml के हिसाब से बाहर निकलते हैं। 50 से 150 ml पर 150 मिलियन पर ml के हिसाब से बाहर निकलते हैं शुक्राणु। 3 ml सीमेन निकला तो आप समझ सकते हो कि इसका 3 गुना कर दोगे, है ना। तो इस तरह से करके पूरा सीन चलता है। अब सोचो कितने ढेर सारे शुक्राणु रेस लगाते हैं तब जाकर के किसी एक को फर्टाइल कर पाते हैं,
है ना। तो ये चीज़ें चलती हैं आपकी किसके साथ, नर जनन तंत्र के साथ। और नर जनन तंत्र में क्या बताने वाली चीज़ें हैं अब नर जनन तंत्र की चीज़ें तो यहीं पे ख़त्म होती हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मैं एक बार साइड हटता हूँ, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हैं कि यूरेथ्रा कहाँ पर होता है, डायग्राम करने के लिए आ जाता है, नॉमेनक्लेचर करने के लिए चित्र दे देगा। और यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं भाई, हर हाल में, कहीं पर भी परेशान हो जाओ हर हाल में बनते हैं। अपने मन से डायग्राम बना लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहली चीज हमको देखने को मिलता है एक जोड़ी अंडाशय, अपियर ऑफ ओवरी। एक जोड़ी मतलब दो हैं। मैंने बोला जो नर का प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो मेल का, वो होता है वृषण। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल का, वो होती है ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, जहां से युग्मकों का निर्माण होता है, जहां से गैमीट का निर्माण होता है। अब देखो, चलो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखो, एक ऐसा उभरा हुआ चित्र बनाओ, फिर एक ऐसा बनाओ, एक ऐसा बनाओ। ठीक है, साथ में बनाना सीख लो, ये कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, ये देखो, अब इसको आप ऐसे करो, इसके साथ भी ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, ये देखो, बिल्कुल सिंपल है ना। इसके बाद कैसे करना होता है, हम्म, इसके बाद ये देखो ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, ये इसमें आकर के जुड़ जाएगा और फिर ये आगे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ मादा जनन तंत्र होता है। अब देखो, अब यहाँ से जो ये रेखाएं आई हैं आगे, इनको मोड़ो, मतलब ये करो ऐसे, इसको भी ऐसे ही करो, घुमाओ इसको, ये देखो। अब देखो, ये जहाँ से मुड़ रहा है, ये से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाओ। चलो बना दो, ऐसे सिंपल है बिल्कुल बनाना। ये देखो बना दिए। अब इसके आगे एक बॉल जोड़ दो। क्या जोड़ना है, बॉल। ये आपने एक बॉल जोड़ दिया। आपको अंदाजा भी नहीं कि जो आप ये बॉल जोड़ रहे हैं ये बॉल है क्या। अभी नाम वाम कुछ नहीं देखना हमें। ये बॉल अब गिर जाएगी तो इससे इसको कनेक्ट कर दो, इससे इसको कनेक्ट कर दो। आप देखो, मैंने बोला ये है मादा जनन तंत्र। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में ये जो दो संरचनाएं दिख रही हैं, मैंने बोला अ पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा अंडाशय। तो ये क्या है, ये है ओवरी फर्स्ट, एंड ये है ओवरी सेकेंड। ए पेयर दो ओवरी हो गई किसमें, मादा के अंदर। अब ओवरी से आगे बढ़ोगे तो बोलोगे भैया कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो ओवरी को पकड़ के रखी हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, नाम नाम भी देखते चलो। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्री। फिम्ब्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं झालर। अब देखो, झालर के आगे बढ़ोगे तो ये झालर में एक चीज याद रखना, यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सीलिया, विलाई, है ना। ये देखो बिल्कुल ऐसे रेसे रेसे बिल्कुल, तभी तो, क्योंकि अंडाणु जो होता है, जो ओवरी से ओवम बनता है, अंडाणु वो होता है अचल, वो चल नहीं सकता है। क्योंकि शुक्राणु चल लेता है, शुक्राणु मोटाइल होता है, लेकिन जो अंडाणु होता है वो नॉन मोटाइल होता है। उसको चलाने के लिए सीलिया की जरूरत पड़ती है। फिर हमने देखा ये यहाँ पर है तो सीलिया, फिर ये भी अंडाणु है, यहाँ से भी होगा, तो ये भी फिम्बरी हुई, दो फिम्बरी पाई गई। फिम्बरी के बाद ये एक संरचना, नली जैसी संरचना होती, इसको क्या बोलते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, एक जोड़ी अंडवाहिनी,
पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो संरचना इसको क्या है, ये है फैलोपियन ट्यूब। एक तरफ का देखो सेम उधर भी यही है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो फैलोपियन ट्यूब जहां पर खुलता है, ये जो गोला वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं भैया? तो देखो इस गोले वाले भाग को देखो, ये दो चीजें हमने खत्म कर लिया। तीसरा देखो, एक गर्भाशय, गर्भाशय जिसको बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस कितना हुआ? यूट्रस सिर्फ एक हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए गर्भाशय की दीवार के नाम। तो गर्भाशय की 3 दीवार होती हैं, ये भी गर्भाशय, ये भी गर्भाशय, ये भी गर्भाशय। इन तीनों जो मतलब ये जो पूरा गर्भाशय है, ये किससे मिलकर के बना? 3 दीवार से। जो ऊपर वाली दीवार होती है, जो बाहर की तरफ होती है, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और जो पेरीमेट्रियम के जो अंदर की तरफ की दीवार होती है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो मायोमेट्रियम से जो अंदर की तरफ गर्भाशय के अंदर की जो दीवार होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अगर आपसे पूछा जाए बताइए जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो कहाँ पर जाकर के, गर्भाशय पे किस जगह पर जाकर के वो चिपकता है? तो वो एंडोमेट्रियम पे चिपकता है। तो ये हुआ यूट्रस। अब यूट्रस के बाद फिर हमारी साइकिल आगे बढ़ी। भाई बैठो साइकिल में, चलो आगे। आगे बढ़े तो फिर तुम्हें मिला एक गर्भाशय ग्रीवा। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है बस। हेलो, ये 40-45 मिनट लग जाएगा। अरे थोड़ा सा काम कर रहा था। हाँ, कहीं जा रहे हैं क्या आप? अच्छा, तो मैं आ गया बस 40 मिनट में। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो चलो। यहाँ पे क्या हुआ? सॉरी। यूट्रस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूट्रस के आगे का जो सकरा रास्ता होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। यूट्रस के आगे एक गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है और उस गर्भाशय ग्रीवा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के जब तुम आगे बढ़ोगे तो एक पतला रास्ता बिल्कुल होता है जिसको बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि। ये जो रास्ता होता है हल्का सा थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, और ये एक बराबर एक लेंथ सेम रहती है इसकी। ये क्या होता है? ये वाला रास्ता, इसको बोलते हैं योनि, इसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेजाइना, योनि। बस योनि के बाद क्या होगा? योनि के बाद एक्सटर्नल जेनेटाइला होगा। बाहर की चीज जो आपको दिख रही होती है चीजें, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइला। एक योनि देख लिया, इसके बाद बाह्य जननेंद्रिय देखने को मिली। ये क्या होती हैं? बाहर की तरफ जो दिखती हैं, है ना। उसमें क्लाइटोरिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है ना, मोन्स प्यूबिस होता है, प्यूबिक हेयर होते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आई? तो ये एक्सटर्नल जेनेटाइला के अंदर आई। एक्सटर्नल जेनेटाइला के आगे बढ़ोगे तो जो मेमरी ग्लैंड होती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो भी स्त्री मादा जनन तंत्र का भाग होती हैं, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। इसके बाद एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां, जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है वो भी एक मादा जनन तंत्र का भाग होती है। बार्थोलिन ग्रंथियां तो यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो ओवरी है, क्या है? जो ओवरी है कहाँ पर पाई गई? इसको अगर मादा जनन बोला जाए कहाँ पाई गई, तो ये भी उदर गुहा के नीचे श्रोणि क्षेत्र में, पेल्विस रीजन में पाया जाता है। जो अंडाशय होती है उसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होगी ना, कितनी होगी? 2 से 4 सेंटीमीटर की। अब आपको मैंने एक चीज बताया है, ये अंडाशय दोनों एक चीज से जुड़ा हुआ होता है। किस चीज से जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है लिगामेंट से, लिगामेंट ऑफ ओवरी।
अब देखो इस रास्ते से क्या होता है, यहाँ पर सिस्न आता है ना, पेनिस आता है, यहाँ से स्पर्म को छोड़ता है ना, एजाकुलेशन होता है, स्पर्म को, ढेर सारे स्पर्म को छोड़ता है। अब देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसी साइकिल होती है कि ओवरी अंडा मतलब कि अंडाशय ने अंडाणु को बनाया और रिलीज किया। अब अंडाणु यहाँ पर इंतजार करा, फिर आगे इंतजार किया, आगे इंतजार किया, जब नहीं मिला तो वो फूट के बह गया, तो वो खून के रूप में निकल जाता है ना, उसको हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगी, मासिक चक्र होने लगा। और जब यहाँ से इसको शुक्राणु मिल जाता है तो ये निषेचन कर लेता है। क्या कर लेता है, ये निषेचन कर लिया। ये घटना क्या हुई, तो ये हुई निषेचन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। एक होता है एम्पुलरी, एक होता है इस्थमस, एक होता है इनफंडाबुलम, नहीं इनफंडाबुलम, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडाबुलम। देखो इसको बीच वाले भाग को बोलते हैं एम्पुला, इसको बोलते हैं इनफंडाबुलम, और इसको बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस, एम्पुला और फंडाबुलम। तो पूछा जाए निषेचन किस जगह पर होता है, तो वो होता है एम्पुलरी जंक्शन पर, है ना, या फिर उसको ऐसे ही बोल सकते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर, यानी कि बीचों बीच यहीं पर होता है और एग्जैक्ट टाइम पर होता है। जब अंडाणु बाहर निकलता है उसके 2 से 3 दिन, है ना, 12 से 24 घंटे इंतजार करता है। जब शुक्राणु नहीं आता है तो उदास हो जाता है, उदास होकर रूठ जाता है। और रूठने के बाद क्या क्रिया होती है, मासिक चक्र की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंडाशय का कार्य बताइए, ओवरी का कार्य बताइए, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि आप बता लेंगे कि नहीं। जो ओवरी का कार्य होता है, सबसे पहला कार्य, अगर वृषण का कार्य पूछा जाए तो क्या होगा, सबसे पहला कार्य होगा वृषण का। वृषण का कार्य होगा शुक्राणु का बनाना। क्या होगा, शुक्राणु का बनाना। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन, जो हाँ वृषण में मैंने नहीं बताया, यहाँ पर कौन सा हार्मोन्स, मादा हार्मोन्स कौन सा होता है, वो होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, मादा जनन हार्मोन्स कौन सा होता है, वो होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। और नर का हार्मोन्स कौन होता है, तो वो नर जनन हार्मोन्स कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये 2 हार्मोन्स होते हैं। तो मादा के अंदर टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा हार्मोन्स का स्राव करना। ये कौन करती है, अंडाशय करती है। तो अंडाशय का पहला कार्य अंडाणु का बना दिया, मादा हार्मोन्स का स्राव भी कर दिया। और अंडाशय एक प्रकार का ठोस अंग होता है। क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो एक प्रकार का ठोस अंग होता है। और हाँ जो वेजाइना होता है ना, वेजाइना में ही, यहीं पर ही, इसी जगह पर ही एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हाइमेन, है ना। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हाइमेन। याद रखना, वेजाइना के अंदर, जिसे हिंदी में बोलेंगे योनि छिद्र, योनि द्वार, है ना, हाइमेन। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैं भ्रूण वाला सिस्टम बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे इसी जगह पर बता देते तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। अब देखो मैंने बताया आपको निषेचन हुआ, निषेचन हुआ तो क्या बनेगा, नर और मादा आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मक थे आपस में मिले, क्या बने, युग्मनज बने, जाइगोट बने, है ना। अब देखो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है, जाइगोट बनाते हैं। अब हाँ देखो क्या हुई, भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, जाइगोट बना। क्या बना, अब ये जो भाग हुआ निषेचन के बाद, ये हुआ जाइगोट। अब मैं इस जगह पे हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाऊं, चलिए। मैं इधर का, इस साइड का थोड़ा सा पूरा मिटाए दे रहा हूं, ताकि इधर लिखते बने मुझसे, है ना। क्योंकि इधर का भाग आप एक बार देख लीजिए, पेरीमेट्रियम, मायो एंडो, इस्थमस, एम्पुलरी, इनफंडाबुलम, ठीक है। तो इधर का मिटा देता हूं मैं, ताकि लिखते भी बने ना। हम लोग ये
इस चीज को देख करके चलेंगे कि अंडाणु इधर से निकला है ना, अगले महीने अंडाणु इधर से निकलेगा। तो चलो, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें कि ये निषेचन हुआ, जाइगोट हुआ, है ना। जाइगोट क्या हुआ? जाइगोट बना, यानी कि युग्मनज बना। युग्मनज कब बनेगा? जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेगा, है ना। अब ये जाइगोट के अंदर क्या होता है? जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब विदलन की क्रिया होती है। देखो, विदलन समझ लेना, विदलन की क्रिया यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जल्दी 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 उनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन होता है। और वो कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो समसूत्री विभाजन, जल्दी जल्दी कोशिकाएं बढ़ती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज की क्रिया, विदलन की क्रिया, है ना। जब ये विदलन होता है तो विदलन होगा तो एक कोशिका और बनेगी, है ना। तो जो कोशिका विदलन के बाद 10-12 कोशिका बन जाती हैं, 8-10 कोशिका बनती हैं, उसको बोलते हैं कोरक खंड। क्या बोलते हैं? कोरक खंड, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। क्लियर है? अब देखो, कोरक खंड क्या हुआ? कोरक खंड हुआ, बना। कोरक खंड के बाद 4 कोशिकाएं बनी। अब बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हो गई, है ना। कोरक खंड के बाद बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हो गई। 4, यहाँ पे पहले 2 कोशिकाएं थी, फिर 4 हुई, कोरक खंड हुआ। अब बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हो गई, तब इसको हम लोग बोलेंगे ये बन गया तूतक। क्या बन गया? तूतक। एक गाना भी था ना, तूतक तूतक करके, है ना, तूतक बन गया। तो इस तूतक क्या हुआ है? इसको बोलते हैं मोरुला। ये स्टेज है किसकी? युग्मनज की। तो ये मोरुला स्टेज में पहुंच चुका। अब देखो, जब क्या हुआ, जब ये मोरुला स्टेज में पहुंचा, तब ये जो युग्मनज था ये बहुकोशिकीय था। क्या था? बहुकोशिकीय था। अब देखो, मोरुला स्टेज में कोशिका कितनी रही होंगी? 16 से 32 कोशिका रही होंगी। 16 से 32 सेल स्टेज का रहा होगा। कौन? एम्ब्रियो, जो युग्मनज था, है ना। युग्मनज बढ़ बढ़ के 2 कोशिकाएं थी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, 16 से 32 बन गई। तो जब 16 से 32 की स्टेज का रहता है तो उसको बोलते हैं तूतक, है ना, उसको बोलते हैं मोरुला। ठीक है। मोरुला के बाद क्या होता है? मोरुला के बाद फिर भी उसमें अनियमित विभाजन होता रहता है। क्या होता रहता है? अनियमित विभाजन होता रहता है, और वो ब्लास्टोसील का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? ब्लास्टोसील। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोरक गुहा। वो किसका निर्माण कर लेता है? तो वो, और उसमें विभाजन होता है, वो कोरक गुहा का निर्माण कर लेता है। अब यहां पर पहुंच आया और विभाजन हुआ, इसने कोरक गुहा का निर्माण कर लिया। अब समझना कौन सी स्टेज आ रही? ब्लास्टोमियर्स, मोरुला, अब ब्लास्टोसील स्टेज, है ना। अब देखो, ये जब कोरक गुहा का निर्माण किया तो फिर कोरक गुहा के बाद इसमें फिर विभाजन हुआ और ये कोरक का निर्माण कर लिया, जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ये बन गया जिसको बोलते हैं कोरक। किसका निर्माण कर लिया? कोरक, जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। इसने ब्लास्टुला का निर्माण कर लिया। अब ये ब्लास्टुला क्या करता है? अब ये ब्लास्टुला बन गया है भैया भ्रूण। अब ये इसमें चपकने के लिए तैयार है ना। ब्लास्टुला के बाद इसमें ब्लास्टोडर्म बनता है ना। ब्लास्टुला था, इसके ऊपर एक पतली लेयर बनी जिसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म, है ना, पतली लेयर बन गई, ब्लास्टोडर्म बन गई। और ब्लास्टोडर्म के बाद ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको बोलते हैं ब्लास्टुटेशन, है ना, कोरक भवन। अब ये जो जगह, ये जो चीज बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये बन गया है अब भ्रूण, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा? अब ये एम्ब्रियो अंतररोपित होगा, ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट होगा, सॉरी, ट्रांसप्लांट मतलब काट के बदल देना,
है ना, बदलना, काट के यहाँ वहाँ भेजना, ट्रांसप्लांट हुआ। इम्प्लांट मतलब उठा के रख देना, चिपक जाना कहीं पर, है ना। तो अब ये क्या होगा, अब ये जो बना है अब ये इम्प्लांट होगा, है ना। ये इससे जुड़ेगा, किससे, गर्भाशय से जुड़ेगा, भ्रूण, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, TATION, इम्प्लांटेशन हुआ भ्रूण का। एम्ब्रियो क्या होगा, अब इम्प्लांटेशन होगा, और इसी को बोलते हैं भ्रूण का रोपण होना। और भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है ना, इसको वो देखो, जैसे हुआ भ्रूण का रोपण, तो भ्रूण का रोपण कहाँ पर हुआ, भ्रूण का रोपण हुआ गर्भाशय में। गर्भाशय की कौन सी दीवार में हुआ, तो वो हुआ गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में, है ना। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में रोपण हुआ, कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ेगा ना, बताओ। जैसे आप जब बतियाते हो तो किससे बतियाते हो, फोन से बतिया, तरंग आपको जोड़ रही ना आपस में, चैटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो, तरंगे जोड़ रही है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि जो एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम के बीच में जो कड़ी होती है, जो जोड़ता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा, अपरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरा। तो प्लेसेंटा से ये भ्रूण जुड़ जाता है और 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन बाद ये चाचा बाहर निकल आता है और पूरी दुनिया को देखता है, हंसता खेलता हुआ टहलता है ना। तो ये है भैया, काफ़ी खतरनाक टॉपिक है। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, है ना, ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, तो उसको देखने के लिए एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट पर आपको मिलेगा, मानव जनन की प्लेलिस्ट है, जो आई बटन पर अभी आप लास्ट में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर जा करके देख लेना। और जो नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र देखना चाहते हैं तो उसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, और वो मानव जनन में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है ना। चलो, और हाँ, जो प्लस 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन बाद जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं गैस्टेशन, गैस्टेशन पीरियड, प्लस माइनस 7 दिन, है ना, कितने, 9 मंथ और प्लस माइनस 7 दिन, जिसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं गर्भा अवधि। ठीक है, चलो, तो अभी क्या पढ़ना है अपने आप को, अभी पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में, स्तन ग्रंथियां के बारे में। स्तन ग्रंथियां के बाद अपने को पढ़ना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मासिक चक्र के बारे में। इसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्तन ग्रंथियां देख लेते हैं। तो चलो मैं इसको साइड हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, चलिए। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्तन ग्रंथियाँ के बारे में, जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। हमको पता है कि अभी हम मादा जनन तंत्र में पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। स्तन ग्रंथियाँ मतलब जोड़े में पाई जाती हैं, है ना। नर की स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होता है, इसलिए वो स्तन ग्रंथियाँ तो पाई जाती है लेकिन वो अविकसित होती हैं, लेकिन मादा की स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्तन ग्रंथियाँ, जिसको बोलेंगे मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है, चलो। स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ये एक प्रकार की युग्म संरचना है। कैसी संरचना है, तो स्तन ग्रंथि एक प्रकार की युग्म संरचना है। युग्म संरचना मतलब इसमें कई ढेर सारे लोग मिल करके काम करते हैं, एक युग्मक टाइप में होता है। युग्म मतलब कि, है ना, मतलब लच्छे गुच्छे टाइप में, है ना, वो संरचना है। और इसमें ग्रंथिल ऊतक तथा विभिन्न मात्रा में वसा होता है। स्तन ग्रंथियाँ कैसी होती हैं, तो वो ग्रंथिल ऊतक जैसी होती हैं, है ना। ग्रंथिल ऊतक मतलब ग्रंथि टाइप में दिखती है, और ग्रंथिल ऊतक, और इसमें वसा उपस्थित रहती है ना। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, फैट होता है, इसमें अधिक मात्रा में या विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। ठीक है, जो स्तन होते हैं, 2 स्तन होते हैं, है ना। तो प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है है ना। क्या होता है, प्रत्येक स्तन 15 से 20
स्तनपालियों में बटा होता है। अब ये स्तनपालियाँ क्या होती हैं? स्तनपालियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं मैमरी लोब, क्या बोलते हैं? मैमरी लोब्स में बटा होता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो मैमरी लोब्स होता है, स्तनपालियाँ होती हैं, वही होती हैं क्या? लैक्टीफेरस ग्लैंड। क्या होती है? मैमरी लोब ही होती हैं लैक्टीफेरस ग्लैंड। समझना, लैक्टीफेरस ग्लैंड मतलब जहाँ से लैक्ट मतलब दूध से संबंधित वर्ड है ये, ठीक है? कैसे संबंधित? दूध से। तो जो लैक्टीफेरस ग्लैंड होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? वो होती हैं एल्वोलाई में। कहाँ पर? तो वो होती हैं एल्वोलाई में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कूपिका में। तो लैक्टीफेरस ग्लैंड कहाँ पर होती है? तो होती है कूपिका में। कूपिका से बाहर निकलोगे तो एक मेमरी डक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक आपको मेमरी डक्ट मिलेगी, क्योंकि लैक्टीफेरस ग्लैंड जहाँ पर होंगी वहाँ पर दूध बनेगा, दूध कूपिका में स्टोर होगा, फिर वो डक्ट के माध्यम से आगे बढ़ेगा, तो मेमरी डक्ट मिलेगी। मेमरी डक्ट के आगे आपको मिलेगा एम्पुला, है ना? मेमरी डक्ट को हिंदी में बोलते हैं स्तन वाहिनी, और एम्पुला को बोलते हैं स्तन नलिका, है ना? स्तन वाहिनी, और इसको बोलते हैं स्तन नलिका। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, और इसको अगर एक बार कॉपी में बना करके रिवीजन करोगे ना, हर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको याद हो जाएगा। कभी भी दोबारा से सही तरीके से मतलब दोबारा से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिए तो, है ना? इसके बाद जो एम्पुला होता है, जब ये आगे बढ़ता है तो ये लैक्टीफेरस डक्ट में बदल जाता है। किसमें? एम्पुला लैक्टीफेरस डक्ट में बदल जाता है। लैक्टीफेरस डक्ट को बोलते हैं दुग्ध वाहिनी। क्या बोलते हैं? दुग्ध वाहिनी। और ये लैक्टीफेरस डक्ट आगे जाकर के कहाँ पर खुलता है? तो ये खुलता है निप्पल में, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूचक में, है ना? ऐसे जाकर के खुलता है। तो पीछे से देखते आते हैं, स्तन ग्रंथि ऐसी होती है। ये देखो, हमने देखा मेमरी लोब्स होते हैं, तो ये हमने देखा ये लोब्स पाए गए हैं, बढ़िया, है ना? ढेर सारे। ये जो गोला गोला है इसको हम लोग, मेमरी लोब्स के अंदर क्या होता है? लैक्टीफेरस ग्लैंड होती है। ये हम एक लोब को उठाएं, है ना? इसको जूम किए, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर लैक्टीफेरस ग्लैंड है। लैक्टीफेरस ग्लैंड है। अब ये सब ऐसे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं, है ना? ये देखो क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये जो भाग हुआ ये हुआ एल्वोलाई, जिसको बोलते हैं कूपिका, है ना? एल्वोलाई से क्या निकला? मेमरी डक्ट निकला। ये देखिए, ये निकला मेमरी डक्ट। अब ढेर सारी एल्वोलाई हैं तो ढेर सारी मेमरी डक्ट निकलेगी। ये निकल आई, ये निकल आई, ये निकल आई, ये देखो निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है ना? स्केच खत्म हो रहा है ना? ये जहाँ पर आगे, इसको तो हमने बोल दिया कि ये है हमारी मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट के आगे बढ़ोगे, जो यहाँ का सकरा भाग होता है आगे वाला, इस भाग को बोलते हैं एम्पुला। यहाँ पर ढेर सारी वेन्स होती हैं, है ना? क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा आपका एम्पुला। ये देखो यहाँ पर हुआ आपका एम्पुला। फिर एम्पुला के जब आप आगे बढ़ोगे तो ये जो पतली पतली नलिकाएं आगे जा करके खुल रही हैं इसमें, है ना? इसमें तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे जो नलिकाएं पहुँचती हैं इनको बोलेंगे लैक्टीफेरस डक्ट। क्या बोलेंगे? लैक्टीफेरस डक्ट। और लैक्टीफेरस डक्ट के जो आगे वाला जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं निप्पल, है ना? हिंदी में बोलते हैं इसको चूचक, है ना? ये आगे वाला भाग हुआ निप्पल। छोटा सा बच्चा इसी निप्पल के सहारे जब खींचता है तो इसी डक्ट में प्रेशर पड़ता है और दूध यहाँ से बाहर निकलता है। दूध बनाता कौन है? लैक्टीफेरस ग्लैंड होती है। कहाँ पर? मेमरी ग्लैंड के अंदर, वही दूध का निर्माण करती है ना? लैक्टीफेरस जो निप्पल होते हैं उसके आसपास देखो हल्का काला काला भाग होता है ना? वो काला काला भाग होता है। उस काले काले भाग को क्या बोलते हैं? उस काले काले भाग को बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? उस काले वाले भाग को बोलते हैं एरियोला। तो ऐसे करके दूध बनता है और छोटा सा बच्चा पीता है। जो दूध जो बनता है उस पहले वाले दूध को, पहला बच्चा होता है फिर दूध बनता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, खीज बोलते हैं, खीज। और उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में देखो जमाना बदल रहा है, लोग पाउडर वाला दूध पिला रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को कुछ भी कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन जो माँ का दूध होता है
उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारी एंटीबॉडी होती है, बहुत ढेर सारी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इसलिए आप लोग पढ़े रहोगे, आपको याद रहेगा। आपके ज़माने में और चीज़ें बदल जाएंगी, फिर तो बच्चा आते ही बिल्कुल झमाझम करता हुआ निकलेगा, है ना। तो ये था आपका स्तन ग्रंथियाँ के बारे में, मैमरी ग्लैंड के बारे में। देखते हैं आपकी बुक क्या लिखती है। एरियोला को हिंदी में बोलते हैं चूचक पृष्ठ, है ना। इसमें देखिए दुग्ध वाहिनी है, तुम्बिका है, एम्पुला को बोलते हैं तुम्बिका, है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब सब लिखा हुआ है, बुक में है आपके। बाकी ऐसे मैं समझा ही दिया हूँ। निषेचन तो आपने पढ़ ही लिया, इम्प्लांटेशन तो आपने पढ़ ही लिया, कैसे इम्प्लांटेशन होता है ना। एक चीज मेरे को लगता है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा आर्तव चक्र के बारे में, है ना। आर्तव चक्र जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं आर्तव चक्र के बारे में। तो मैं हटता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले सकते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आर्तव चक्र, जिसको माहवारी या फिर रजो धर्म के नाम से भी जानते हैं। जो आर्तव चक्र होता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल, आर यू है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको आर्तव चक्र या फिर रजोधर्म चक्र या फिर इसको माहवारी के नाम से भी जानते हैं। ये स्तनधारियों में मादा के अंदर देखने को मिलता है। ये जो क्रिया होती है ये स्तनधारियों में मादा में ये क्रियाएं होती हैं, आर्तव चक्र वाली, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली स्तनधारी में होती है पहले तो, और ये क्रियाएं मादा के अंदर होती हैं। और इनका जो ये जो इस क्रिया का जो आर्तव चक्र का जो दिन होता है वो 28 से 29 दिन का होता है, लेकिन ये रियल नहीं है मतलब कि और भी डॉक्टर्स बताते हैं और भी बुक्स लिखती हैं, तो 21 से लगभग 29 दिन का माना जाता है। क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो और पहले ही कंप्लीट हो जाता है, 28 दिन के पहले ही, 24 दिन में, 21 दिन में कुछ का कंप्लीट हो जाता है ना। तो देखो ये एक हार्मोनल चेंजेस होता है, ये एक नेचुरली क्रिया होती है। तो नेचुरल जो चीज़ें नेचुरल होती है उसका हम लोग सही तरीके से, है ना, सही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती है, जैसे रिमोट कंट्रोल हमारे बस में, हम रिमोट दबाएंगे तभी काम होगा, लेकिन जो चीज़ें प्रकृति कर रही है उसका तो भाई पता नहीं हो कब रिमोट दबा दे है ना। आप सोते का सोते रह जाओ, उधर रिमोट दब गया। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब आर्तव चक्र फर्स्ट बार होता है, पहली बार होता है, तो ये कब होता है। आर्तव चक्र में मैंने बताया युग्मक बनता है, मादा में क्या बनता है, तो मादा में बनेगा ओवम। और ये ओवम किसका इंतजार करता है, ओवम वेट फॉर स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण करता है। अगर शुक्राणु नहीं मिला तो ओवम ओवम क्या होता है, ओवम रप्चर हो जाता है, ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय होकर के क्या निकालता है, वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकालता है। और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जा कर के शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है तो उसी में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, रक्त नलिका, रक्त मतलब रक्त कोशिकाएं, रक्त नलिकाएं भी बन जाती है। कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम इंतजार कर रहा होता है कि भैया उधर निषेचन होकर आएगा, बचवा पैदा करेंगे हम लोग, लेकिन बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तो जो कोशिकाएं बनी वो रप्चर होकर के सीधे बाहर निकल जाती हैं। और उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं आर्तव चक्र। 28 दिन का एक चक्र होता है, ठीक है। जब फर्स्ट मतलब पहली बार ये चक्र शुरू होता है तो उसको बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं मीनार्की। उसको बोलते हैं रजो दर्शन, पहली बार, है ना, रजो दर्शन। और क्या होता है,
ये युग्मक जनन होता है, इसमें युग्मक का निर्माण हो रहा है। मादा युग्मक अंडाणु जब पहली बार निर्माण हुआ, बाहर निकला, उसको बोलते हैं रजोदर्शन। और महिलाओं के अंदर एक और खास चीज पाई जाती है, क्या, ये जो युग्मक जो निकलते हैं ना, ये एक समय बाद जाकर के बंद हो जाते हैं, है ना, यानी कि खत्म हो जाते हैं, नहीं बनते हैं, क्योंकि इनमें कुछ गिन के ही ओवरी मतलब अंडाणु रहते हैं, ओवम रहते हैं। तो एक समय पर जाकर के स्टॉप हो जाते हैं। तो वो समय देखना होता है कितने समय पर स्टॉप होते हैं। तो वो 30 से 40 साल, सॉरी 40 से 50 साल की महिलाओं में ये रुक जाता है, आर्तव चक्र फिर नहीं होता है। यानी कि 40 से 50 साल के बीच का जो एज की महिलाएं होती हैं वो अब बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनका स्पर्म हमेशा बनता रहता है, इसलिए वो कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हो। 60-70 साल के भी हैं तो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए फिर 50-60 साल की महिला एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर तो अंडाणु नहीं बन रहा होगा ना। तो इसलिए जिसके अंदर अंडाणु बन रहा होगा उसके साथ अगर वो है ना करेगा क्रियाएं, तो फिर बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पहली बार हुआ तो उसको बोलते हैं मीनार्की, और दूसरी जब ये बंद होता है, स्टॉप होती है क्रिया, तो उसको बोलते हैं मीनोपॉस। क्या बोलते हैं? तो उस क्रिया को बोलते हैं मीनोपॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति, है ना। तो रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, इन दोनों को याद रखना, है ना। जो एक रजो दर्शन और दूसरे रजो निवृत्ति के, दूसरे रजो दर्शन, रजो धर्म, है ना, ये रजो धर्म हुआ, ये तो रजो दर्शन हुआ पहली बार वाला। लेकिन जो रजो धर्म होता है, एक रजो धर्म और दूसरे रजो धर्म के बीच की जो क्रिया होती है, इसी को बोलते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, है ना। इसी घटना चक्र को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 5 फेजेस में कंप्लीट होती है, 4 फेजेस में, सॉरी, यहाँ पे लिख लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड 4 फेजेस। पहला, फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। कौन सा? मेंस्ट्रुएशन फेज। फर्स्ट हुआ मेंस्ट्रुएशन फेज, हिंदी में बोलते हैं रजोस्राव अवस्था, रजोस्राव अवस्था, है ना। देखो फिर सेकंड क्या हुआ? सेकंड में हुआ द फॉलिक्यूलर फेज, द फॉलिक्यूलर फेज, है ना। ये हुई पुटकी अवस्था, है ना, पुटकी अवस्था। एंड थर्ड क्या हुई? तो थर्ड हुआ ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन, ओवुलेशन फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था, लिखो अपने कॉपी में। और फोर्थ क्या हुआ? वो हुआ द ल्यूटियल फेज, है ना, स्रावी अवस्था, द ल्यूटियल फेज, द ल्यूटियल फेज, स्रावी अवस्था। तो ये 4 चक्रों में कौन कौन से? मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज, इस 4 फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। जो पहला फेज होता है वो डे 1 से डे 5 तक चलता है। कब? डे 1 से 5 तक, पहला फेज। जैसे आज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हुआ, आज से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड खत्म हो गया, तो आज से अगले दिन से 5 दिन के बीच का जो फेज रहता है ना, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज होता है, वो होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, रजोस्राव अवस्था, है ना। सॉरी, रजोस्राव में क्या होता है? 1 से 5 दिन तक निकलता है, ब्लड निकलता है, तो 1 से 5 दिन तक ब्लड निकलता है, रजोस्राव अवस्था हुआ। फिर हुआ द फॉलिक्यूलर फेज, वो 6 से 13 दिन के बीच में चलता है, 6 से 13 दिन के बीच में चलता है। इसमें नया फॉलिकुलर बनता है, नया फॉलिकल बनता है। फॉलिकल क्या होता है? नया अंडाणु बनता है ना। जब नया अंडाणु बनेगा तो फॉलिक्यूल होगा, ये है ना, फॉलिकल होगा, फॉलिकल। तो इसके बाद जो ओवुलेशन फेज होती है वो 14 दिन होती है। 14 दिन के बाद क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? अंडोत्सर्ग का मतलब समझना। ओवुलेशन वो होता है कि अंडाशय से अंडाणु जब बाहर निकल के फैलोपियन नलिका में स्पर्म का इंतजार करने लगता है, तो वो फेज होती है ओवुलेशन फेज। तो 14 दिन के बाद निकल जाता है। तो इसलिए जब से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलता है उसके 14 से 20 दिन के बीच में क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, है ना।
अनसेफ सेक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे पैदा होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और इसके प्लस पॉइंट भी हैं, जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो इसी बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों तो क्या होगा, उनके बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, है ना। देखो सबके नुकसान और फायदे होते हैं, तो इधर भी ऐसा ही है। इसके बाद आता है द ल्यूटियल फेस, वो 15 से 28 दिन के बीच में चलता है। 15 से 28 दिन के बीच में कभी भी वो ल्यूटियल रप्चर होकर के मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में ल्यूटियल रप्चर हो जाएगा, स्रावी अवस्था आ जाएगी, फिर रजोस्राव होने लगेगा, मेंस्ट्रुएशन फेज होने लगेगा। तो ये था आपका 4 अवस्थाएं जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। ये चारों फेज में जाकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं अब हमको थोड़ा सा एक पॉइंट हमें ये देखना पड़ेगा। देखो अंडाणु की संरचना पहले देख लेते हैं, समझना, क्योंकि मैंने निषेचन तो बता दिया लेकिन अंडाणु और स्पर्म की संरचना नहीं बताया है ना। मैं यहाँ पे देख लूँ क्या क्या है, कैसे बना है, मतलब ये है, फिर यन है, फिर क्या है, देखिए ये है अंडाणु आपका, है ना, जो ओवरी से बाहर निकला है अंडाणु, किसके इंतजार में, स्पर्म के इंतजार में। जो इसकी बाहर की लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा। बाहर की लेयर कौन सी है, तो वो है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। पहली लेयर जो बाहर की जो लेयर है अंडाणु की वो है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के आप थोड़ा सा अंदर आएंगे, ये वाली लेयर, तो ये है जोना प्लासूडा। कौन सी, जोना प्लासूडा। तो ये है कोरोना रेडिएटा एंड सेकंड है जोना प्लासूडा। जोना प्लासूडा के बाद यदि आप अंदर घुसेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा आपका अगुणित कोशिका, अगुणित केंद्रक आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये अंडाणु का केंद्रक होता है और ये अगुणित होता है। अगुणित मतलब यन होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये जैसे हो गया आपका न्यूक्लियस, है ना। ये देखो लिख लो, इसको मिटा दूं मैं, यहीं पे लिख देता हूँ। इसके अंदर ये हुआ न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर जो द्रव्य भरा हुआ है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, है ना, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद क्या होता है, कोरोना रेडिएटा समझ गए, जोना प्लासूडा समझ गए, न्यूक्लियस समझ गए, साइटोप्लाज्म समझ गए, और हाँ न्यूक्लियस हुआ। जैसे ये मान लेते हैं ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये बड़ा वाला है न्यूक्लियस। इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है, केंद्रिका भी पाई जाती है ना, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है, ये याद रखना, है ना। इसके बाद क्या बताना है, अंडोत्सर्ग 4th डे, कहाँ पहुंच गए भाई, बस इधर भी समझ लो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना, इधर कहाँ पे है, कोरोना रेडिएटा, हाँ इतना ही, ओवम का स्ट्रक्चर इतना ही रहता है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझ लो, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर सबसे पहले कैसे होता है, ये देखो, गलत बना दिया मैं, ये देखो, तो ये जो हुआ स्पर्म की ये टेल हुई, और ये जो आगे यहाँ पर ये जो भरा हुआ है स्पर्म के अंदर ये हुआ एक्रोसोम। एक्रोसोम किस लिए होता है, तो ये जो हिंदी में भी वैसे ही नाम लिखना है, ठीक है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जैसे इंग्लिश में लिखा रहता है उसी को सेम हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, मतलब उसी को हिंदी में लिख देना। जैसे जोना प्लेसूडा है तो भैया उसको लिख दो जोना प्लेसूडा हिंदी में, कोरोना रेडिएटा है तो लिख दो उसको हिंदी में कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो एक्रोसोम भरा होता है, एक्रोसोम के अंदर यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, है ना, ये हुआ न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर
यहाँ पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ये हुआ आपका हेड, स्पर्म का हेड। ये हुआ नेक, गर्दन। ये हुआ टेल। हेड, नेक एंड टेल, इतना याद है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऊपर न्यूक्लियस पाया जाता है और आपका ये टेल, ये फ्लैजिलम होता है ना, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम, फ्लैजिलम समझ रहे हो? और ये जो स्पर्म होता है, क्या होता है? स्पर्म। एक चीज़ और भी समझना है, स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है ना, वो चल होता है। लेकिन जो अंडाणु होता है, ये ओवम यहाँ पे है, ये क्या है? तो ये ओवम है। ये क्या है? तो ये अचल है, यानी कि ये नॉन मोटाइल है। क्लियर है? तो ये जो एक्रोसोम लगा होता है, एक्रोसोम किस लिए होता है? ताकि इसकी दीवार है, कौन सी? कोरोना रेडिएटर जोना प्लेसूडा। जब ये स्पर्म इसे चिपकता है तो कोरोना रेडिएटर जोना प्लेसूडा एक्रोसोम ऐसे चिपकेगा, एक्रोसोम ऐसे रिलीज होगा। जब एक्रोसोम रिलीज होगा तो दीवार को फाड़ डालेगा, और जब दीवार फटेगी, इसकी दीवार फटी, ये रिलीज हुआ, इसकी दीवार ये फट गई। देखो, अब इसी से जो ये स्पर्म यहाँ पर टंगा रहेगा, इतना भाग, ये देखो इधर पूंछ टंग रही है, तो ये न्यूक्लियस अंदर कर दिया। तो ये न्यूक्लियस इससे मिल करके यन और यन क्या बना ली? 2n। जब ये 2n बना ली तो ये बाहरी दीवार जो है जोना प्लेसूडा की, वो मजबूत होने लगती है ताकि दूसरा स्पर्म ना इंटर कर जाए। अब ये क्या बन गया? अब इसके अंदर 2 कोशिकाएं हैं। अभी तक ये खाली यन था, हैप्लॉइड था, अब ये डैप्लॉइड है ना, द्विगुणित है। तो अब ये बन गया जाइगोट। देखो, अभी तक मैं नहीं बोला ये जाइगोट है, अभी तो मैं बोला गैमीट था, लेकिन अब दोनों चीजें मिल गई हैं, तो अब ये बन गया जाइगोट, युग्मनज। युग्मनज के बाद फिर भ्रूण बन के बनने लगता है। तो ये था आपका मानव जनन का 1 शॉट वीडियो। और भी ऐसे ही 1 शॉट देखने के लिए यार चैनल पर जाना, बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं। जो भी छूटा हो उसको मैं, मानव जनन जो है इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ। आप लोगों के पास टाइम हो तो उस चैप्टर को जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है मानव जनन, वहाँ पर पूरा मतलब एक एक डिटेल से कौन सा हार्मोन्स कितना जा रहा है, कब इम्बैलेंस हो रहा है। देखो 1 शॉट में सिर्फ रिवीजन होता है ना, ताकि आपको लर्निंग, आपके अंदर एक मतलब एक समझ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, ये हैं, इनको पढ़ना है। तो ये होता है 1 शॉट का मतलब। 1 शॉट का मतलब ये नहीं होता कि पूरी एक एक चीज़ें बताती चले, एक चीज़ें बताती चले 10-12 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह शॉर्ट समय, कम समय में ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन होता है 1 शॉट। इसलिए आज का 1 शॉट आपका कंप्लीट हुआ है मानव जनन का। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा वीडियो। काफ़ी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिली होंगी। और बहुत से लोग हैं कि आज मेरा ये वीडियो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो यार क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहाँ पर जा करके ढेर सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए बायो अमन को, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।